और कांग्रेस नेता अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे या इस देश के जिम्मेदार नागरिक के आधार पर भी विवेचन करना चाहेंगे? सिंहदेव साहब। मिले जुले रूप में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। हिमांशु जी, आपको प्रणाम करके जी, और सभी साथी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। बजट लाइन से हट के नहीं दिख रहा। जो उम्मीद की जा रही थी या जो घोषणाएं पहले बीजेपी के लीडर्स कर चुके थे, करीब करीब उसी लाइन पे बजट है। नया है तो हम लोग विपक्ष के नाते संतोष कर सकते हैं कि लगता है कि मिल के चलने की बात जो कभी कभी प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के भी कुछ प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने इसमें समेट लिया है। जी, जो इंटर्नशिप वाली बात है, कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा था घोषणा पत्र में, उसको आंशिक रूप से ही सही उन्होंने स्थान दे दिया है। जो एमएसपी की बात थी, कानून के रूप में तो नहीं लाए, लेकिन सीतारमन जी का मैं भाषण सुन रहा था, प्रयास कर रहा था कि पूरे ही भाषण सुन लूं, हालांकि विश्लेषण करना बड़ा कठिन होता है, 1-2 दिन में 3-4 दिन लगेंगे। अंदर की बातें आएंगी तब फिर कुछ जिम्मेदारी से कहा जा सकता है। फिर भी उन्होंने मेंशन तो किया कि हम जो खर्च आएगा उसका 50% एमएसपी के रूप में हम उपलब्ध किसानों को कराएंगे, लेकिन कानून का उल्लेख कहीं नहीं है। जो मांग थी किसानों की कि एमएसपी को कानून का स्वरूप दिया जाए, उसका उल्लेख उसमें नहीं आया, तो उससे सरकार हिचकी है। और ये अनुभव रहा है कि एमएसपी घोषित तो हो जाती है लेकिन लागू नहीं होती। उदाहरण के लिए आप छत्तीसगढ़ में ही देखें तो एमएसपी पे केवल धान की खरीदी होती है, मक्के की नहीं होती। पार्टियों की बात मैं नहीं कर रहा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, अलग अलग पार्टियों के अगुवाई में सरकार बनती है, लेकिन नाम के लिए एमएसपी होता है। किसान को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता क्योंकि सरकारें चुनती हैं कि हमको कौन से उत्पाद को एमएसपी पे लेना या नहीं लेना, तो बिना कानून के एमएसपी कागज पे ही लिखी हुई बातें रह जाती हैं। कल भी जीएसटी के बारे में बात हुई और निर्मला जी ने 2 बातें कही। एक तो रैशनलाइजेशन रेट्स की, और उसमें कोई डिटेल नहीं बताया, ये कोई बात होगी तो हमने सामने आएगी कुछ दिनों में। और दूसरा, अन्य जो आइटम्स बच गए हैं जीएसटी के दायरे के बाहर, उनको लेने पे विचार, तो ये राज्यों के लिए खतरे की घंटी है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर बिना पर्याप्त मात्रा में राज्यों को कॉम्पनसेट किए अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में ले आया जाता है, तो राज्यों को बहुत बड़ा, उनके बजट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये कुछ बातें थी, वरना रेवेन्यू रिसीट्स 31.3 लाख करोड़ की बताई है उन्होंने, कैपिटल रिसीट 16.9 लाख की बताई है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.1 लाख करोड़ का बताया है, यहां डेफिसिट दिख रहा है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़ का उन्होंने दिखाया है। ये मोटी मोटे आइटम्स हैं। मनरेगा में फिर बाद में बातें आती हैं। पिछले साल 60,000 करोड़ की जगह इस साल 86 लाख करोड़ का उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये किस महीने में आएगा? रिसर्च डेवलपमेंट में काफी बढ़ा के दिया है, इसमें आपका पीएलआई में जी भी बढ़ा के दिया है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में बढ़ा के दिया है, सोलर में बढ़ा के दिया है। लेकिन जब अंदर की बातें सामने आएंगी तब इस पे कुछ किया जा सकता है। एक बार बताइए, सरकार की मंशा कैसे लगी? आप लोगों का आरोप रहता था ये सरकार सुनती बनती नहीं है किसी की, इस बार लगा कि सरकार सुन रही है। जब निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो उन्होंने विशेष रूप से बिहार का उल्लेख किया। बिहार के संदर्भ में बजट के प्रावधानों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया। तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए के प्रावधान इंफ्रा के तौर पर बिहार के हिस्से में आए हैं। वहां आंध्र प्रदेश भी अहमियत पाता हुआ दिखा। अमरावती एक नया शहर बस रहा है, नई राजधानी बन रही है, उसे 15,000 करोड़ की विशेष सहायता उपलब्ध कराने का ऐलान भी बजट में है। तो इस बात से आप प्रसन्न है कि नहीं, कि नहीं बाकी की भी सुनी जा रही है, एक मिली जुली सरकार है? आपको बार बार लगता था कि व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, इस बार लगा आपको कि नहीं सहयोगी बराबर से महत्वपूर्ण है, एनडीए की सरकार काम करती हुई दिख रही है? जी, काम तो जो सरकार रहती है वो करती ही है, हर सरकार काम करती है, इसमें 2 बातें नहीं है, कमी बेसियां होती हैं
जी। उसके विश्लेषण होते हैं। जो वास्तविकता है इस गठबंधन की वो सामने दिख रही है बजट के उल्लेख में, वरना राज्यों का नाम लेके बजट में उल्लेख में बहुत दिनों बाद शायद सुन रहा हूं या सुना भी नहीं होगा। जी। तो बिहार और आंध्रा का जो दबाव था कि हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए, उसको नहीं कहते हुए उन्होंने कहा है कि हम 5 साल में इतना देंगे, इतने साल में इतना देंगे, और कुछ आउटले उन्होंने रेखांकित किया है। और इसमें दायरे में उन्होंने पॉलिटिकली फिर ये देश हित कम और पॉलिटिक्स ज्यादा मुझे दिखी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्रा को उन्होंने सम्मिलित कर लिया, तेलंगाना को छोड़ दिया। वो लगे हुए समुद्री तट के राज्य हैं, एक लाइन के राज्य हैं, तो 4 राज्यों का उल्लेख उन्होंने किया, तेलंगाना को क्यों छोड़ दिया? जी। तो खैर ये अलग बातें हैं। छत्तीसगढ़ के होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि अगर ऐसे छत्तीसगढ़ को लेके भी कोई उल्लेख होता है, किसी प्रोजेक्ट विशेष को लेके ही उल्लेख हो जाता। जी। अब ट्रेनें कितनी मिली, एम्स कितने मिले, या मिला कि नहीं मिला, मेडिकल कॉलेजेस कितने मिले इत्यादि, ये बारीकियों में जाएगा। तो अभी तो ये अपने पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजमेंट, अपनी सरकार के पॉलिटिकल मैनेजमेंट का बजट ज्यादा दिखा। देश हित इसमें जनरल जो है, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वर्किंग विमेन हॉस्टल का उल्लेख किया था, उसकी बात बजट में सुनने में आ रही है। एमएसपी का मैंने कृषि के संदर्भ में बताया, वो बातें सुनने में आ रही हैं। जो इंटर्नशिप की बात हम लोगों ने कही थी, इंटर्नशिप की बात सुनने में आ रही है। टैक्स रिलीफ की जो उम्मीद थी कि ये और मिलना चाहिए, इसमें विशेष नहीं दिख रहा। अभी आपने 15,000 से 17,500 अधिकतम अगर लाभ मिला मैक्सिमम ब्रैकेट में, उसका उल्लेख किया, तो चलिए उतना ही सही, लेकिन और अगर इसमें कुछ होता। पर जीएसटी का मैं फिर दोहराऊंगा कि ये राज्यों के लिए एक खतरे की घंटी है। यदि बिना राज्यों के हित को कॉम्पनसेट करते हुए आपने अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में ले लिया तो बहुत नुकसान होगा। प्रतीक, तो इस बजट में 2 चीजों पे बड़ा फोकस आया है। एक, आवास के संदर्भ में 3 करोड़ नए मकान बनाए जाने की बात की गई है, उसमें एक अच्छा खासा प्रावधान सरकार ने रखा है। और दूसरा, युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित कराने के लिए उन्हें सक्षम बनाने की बात कही गई है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही है। एक नई योजना घोषित की गई है कि जिसमें पहली तनख्वाह सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रावधानों के संदर्भ में आपकी दृष्टि क्या जाती है? जी, ये मैंने इंटर्नशिप वाली बात बताई कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 1 साल के लिए हम 1 लाख रुपया इंटर्नशिप के रूप में देंगे। उसके एवज में ये क्लियर नहीं आ रहा है कि उनने जो 5 या 6 हजार रुपया का प्रावधान किया है, ये प्रति माह किया है और 1 साल के लिए किया है, या एक बार साल में किया है। एक 6,000 रुपए का उल्लेख है, एक 5,000 रुपए के रकम का उल्लेख है। तो ये किस समय अवधि के लिए है, ये क्लियर नहीं है। बाकी स्किलिंग की बात है, वो स्किल इंडिया का हिस्सा है। 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देने की बात है, तो 20 लाख साल के हुए। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी 2014 में, उससे हम काफी पीछे हैं। तो आलोचना करने की बात नहीं, जितना न्यूट्रल हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात रखूं, तो रोजगार पर्याप्त संख्या में इसमें नहीं दिख रहे। जो एक्स्ट्रा लेबर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रुका फंसा है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी बंधी हुई है, वो निकलती हुई नहीं दिख रही। और कहीं एआई का उल्लेख नहीं मैंने सुना बजट में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, लागू होने के बाद बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियों की जाने की संभावना है। और कल जिस बात की चर्चा हम लोगों ने की थी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में जितने पद रिक्त हैं उनको भरे जाने के लिए कोई इनिशिएटिव केंद्र सरकार या कोई लक्ष्य केंद्र सरकार रख रहा है राज्य सरकारों को सपोर्ट करके, क्योंकि हमको सर्विस सेक्टर में ही रोजगार बढ़ाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर एआई आता है, हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9% की बढ़ोतरी हुई है, तो वो रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत पॉजिटिव संकेत किसी भी अखबार में, किसी भी आर्टिकल में मैंने पिछले कुछ दिनों में नहीं सुने, बल्कि ले ऑफ की ही बातें आ रही थी। कई बड़ी कंपनियां 4,000 बैठा दिया, 10,000 बैठा दिया, लोगों को इस प्रकार की बात आ रही थी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इन्होंने एक ये उल्लेख किया है कि
लेबर इंटेंसिव इनिशिएटिव्स को हम सपोर्ट करेंगे। पुरानी पॉलिसी है, नई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका उल्लेख किया है, तो वो होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किसको मिलना चाहिए, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को, ऐसे उद्योग को और ऐसे प्राइवेट उद्योग को जहां रोजगार का सृजन ज्यादा होगा, वरना नहीं, वरना हम उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप बैंक से लीजिए, अपने सोर्सेज से लीजिए, आप मार्केट से पैसा उठाइए, ये बातें हैं। तो रोजगार उस मात्रा में जो हमको चाहिए वो नहीं दिख रहा। एआई की चुनौती नहीं दिख रही है। और क्लाइमेट चेंज का कृषि के क्षेत्र में बात आई, क्लाइमेट चेंज का उल्लेख मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कि सीतारमन जी ने कहीं क्लाइमेट चेंज की बात को लेके और रिसर्च, अनुसंधान या कृषि के क्षेत्र में किसी इनिशिएटिव का, किसी सर्वे का उल्लेख किया हो। पर सिंघवी साहब, जब आप मंत्री थे तो एक मसले पर बड़ा विवाद रहता था, वो था गरीबों के लिए आवास के मुद्दे पर। आपकी आत्मा भी बड़ी दुखी रही थी अपनी सरकार के संदर्भ में, उसको लेकर जो नजरिया था। इस सरकार ने आज के बजट में 3 करोड़ नए आवासों के निर्माण की बात कही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या कहते हैं सिंहदेव साहब? अच्छा है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। कल भी जब अपन ने चर्चा की थी जी, तो यही बात मैंने अपने तरफ से रखी थी कि संख्या के बजाय राइट टू हाउसिंग, जी, हर नागरिक परिवार को कानून में एक अधिकार होना चाहिए कि हम उनको, ये संख्या 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितने बचे ये क्लियर नहीं होता। 3 करोड़ दिखता है, वो सोलर पावर करके घरों को हम सुसज्जित करेंगे, ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, इसमें कोई नहीं कहेगा कि ये खराब इनिशिएटिव हैं, लेकिन कितनी संख्या में कितना किया, ये भी बात आए तब फिर उसका हम लोग कह सकते हैं। घर बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार के सर के ऊपर छत होना चाहिए, पक्के का छत होना चाहिए, और कमरे बढ़ा के, अभी जो कमरे हैं पर्याप्त नहीं है। मैंने गांव में जाके कई जगह देखा, बमुश्किल परिवार उसमें बड़ी मुश्किल से रह पाता है, उनको अलग से बनाना ही पड़ता है, जगह बनाना ही पड़ता है, तो उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। ये वो बताइए, एक योजना जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद बड़ी चर्चाओं में रहती है, उनके नेता बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं, वो है मुद्रा योजना के संदर्भ में। उस मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए अभी तक लिमिट थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। आप तो जनता के बीच में रहने वाले राजनेता हैं, ये मुद्रा योजना कितना प्रभावी और इसका 20 लाख रुपए का जो प्रावधान है उससे क्या कुछ बदलने की उम्मीद आप करते हैं? लिमिट बढ़ेगी तो जो ले पाएंगे इसका लाभ, उनको लाभ मिलेगा, वो स्वागत योग्य है। लेकिन कितने लोग को मैंने कई जगह पूछा कि आप लोगों ने मुद्रा लोन लिया है, क्या आप उसका लाभ ले रहे हैं? तो सरकार की तरफ से तो आंकड़े आते हैं, फील्ड से रिस्पांस नहीं आता। जी, मेरे को बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया कि हाँ इससे हमको लाभ मिला, मुद्रा योजना से हमने ये लिया, तो हम पान ठेला चला रहे हैं, या हम ये गुमटी चला रहे हैं, या हमने ये छोटी इकाई डाल दी, कोई चीज बनाने की हमने इकाई डाल दी हो। ये बातें सामने नहीं आती। तो मैं सही मायने में कहूं तो कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं कंफ्यूज हूं इस बाबत कि वाकई में कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। गवर्नमेंट जो आंकड़े देती है वो बहुत बड़ा आंकड़ा देती है। अगर वैसा होता तो मैदान में वो दिखता, फील्ड में वो दिखता, बेरोजगारी की उतनी बात सामने नहीं आती। कहीं ना कहीं उसमें मिसमैच मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि ठोस जानकारी मेरे पास ABC या 1 2 3 मैं नहीं कह सकता कि यहां ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा, लेकिन फीडबैक नहीं आता कागज में। इसी प्रकार की एक और घोषणा इसमें है, 500 टॉप कंपनियां जो हैं उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा है। यह कितना व्यवहारिक है? आपने कंपनियों के साथ भी बातचीत वगैरह रहती है, 500 टॉप कंपनियां, कौन सी कंपनियां, उसके अंदर इंटर्नशिप का वादा, कितना व्यवहारिक? ये मैंने पहले ही बताया था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक प्रमुख बिंदु ये था जी, और वैश्विक स्तर पे ये प्रयास चल रहा है या एक चलन चल रही है
कि हम पहले सिखाएं। देखिए कई फैक्ट्री में क्या होता है, जो मैंने देखा कि नया बच्चा जब एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता तो उसको जानकारी ही नहीं रहती, उस फैक्ट्री में काम करने लायक जानकारी नहीं रहती। मैंने एक उदाहरण दिया था, री रोलिंग मिल का मैंने काम लिया था एक बार। री रोलिंग मिल में मैं पार्टनर बना था जी। और वहां जाके मैंने देखा कि सरगुजा में वो यूनिट था और एक लेबर सरगुजा का, वहां जो लेबर का काम को छोड़े, झिलगी कोड़ी उठाना या सामान यहां से वहां उठाना, उसके अलावा लोकल आदमी काम नहीं कर रहा था। टोटल जो टेक्निकल किस्म का काम था वो सारे बाहर के लोग आके कर रहे थे। यूपी बिहार का गैंग आता है, वो इतने सारे लोग रहते हैं, वो ठेके में लेते हैं और काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का या सरगुजा का एक आदमी उस काम को करने योग्य ट्रेंड नहीं था। तो ये जो स्कीम है, इसके पीछे मेरी समझ जो है वो यही है कि उस कंपनी में आप सैलरी सपोर्ट देके एक तरह से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिस लेवल का भी आप मैन पावर उपलब्ध करा रहे हैं, मानव संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जब वो ट्रेनिंग ले ले तो उस फैक्ट्री में भी काम करने लायक रहे। और लोकल लेवल पे मुझे लगता है इसमें काफी लाभ मिलेगा। और बाहर से जो लोग आके काम करते हैं, और हमको कई बार लगता है कि इकाई तो आई, एक यूनिट आई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, देश की है, देश का धन बढ़ रहा है, देश का संसाधन बढ़ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय जो असंतुलन स्किल्ड जॉब क्रिएशन का और एम्प्लॉयमेंट का रहता है, वो असंतुलन बना रह जाता है। क्योंकि यहां पर ट्रेंड है ही नहीं बच्चे बच्चियां, तो कहां से आएंगे? स्वाभाविक है कि और जगह से आएंगे, उस राज्य या उस क्षेत्र के बाहर से आएंगे, तो ना तो उस जिले को, ना उस राज्य को, ना उस क्षेत्र को वो लाभ मिल पाता। तो ये जो इंसेंटिव देके आप 500 तो आपने कहने के लिए कहा, ये संख्या और भी हो सकती है, ज्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करना ही चाहिए। हम बजट पर बात कर रहे थे सीधे साहब, पर आप तो राजनीतिक व्यक्तित्व है ना, तो थोड़ी राजनीतिक बात भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। तो राजनीतिक बात यह है कि हम थोड़ा उलझन में पड़े हुए हैं, और आपकी पार्टी के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी के बयान से हम थोड़े उलझन में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने इस बजट पर 2 प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक प्रतिक्रिया तो उन्होंने ये दी है अपने ट्वीट के माध्यम से कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव में, उसकी कॉपी है ये बजट। अब जिस घोषणा पत्र की वो बात कर, उस घोषणा पत्र के तो संयोजक आप थे। तो कुल मिलाकर आप घोषणा पत्र तैयार करके भाजपा का बजट तैयार कराते हैं, अपनी इस उपलब्धि पर आप टिप्पणी करना चाहते हैं। पहले तो ये सवाल है, थोड़ा इसमें अपनी टिप्पणी दीजिए, ये भाजपा की इतनी मदद आप क्यों करते हैं? जी हिमांशु जी, अभी 1-1.5 घंटे पहले मेरे एक निकट के साथी का फोन आया और उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस। तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा क्या हो गया, क्या नई चीज हो गई, क्या हो गया? तो मैंने कहा क्या क्या हो गया? तो क्या है कि बजट में जो आप लोगों ने किया, तो ये हल्के तौर पे, लेकिन ठीक है, देश हित में अगर कोई भी विचार काम आए तो हमको, मुझे कम से कम संतोष है इस बात का। और लोगों को अगर लगता है कि कांग्रेस ने कुछ बातें उठाई और उनको दूसरी पार्टी की सरकार बनने पे उन्होंने उसको जगह दी, तो आगे उस पार्टी को जगह दे दें। और बहुत सारी चीजें हैं। देश हित तो ठीक है, पर भाजपा के हित में आप इतना उपक्रम क्यों कर देते हैं? हिमांशु जी, काम तो करना है, जवाबदारी पार्टी ने दी थी तो हम सब ने मिलकर काम किया था। चिदम्बरम साहब ने लीड किया था, हम लोग के चेयरमैन थे, बहुत ज्यादा अनुभवी और विचारवान है। उनका ये हमारी घोषणा पत्र में अहमतम योगदान था। बाकी बहुत सीनियर मेंबर्स इसमें थे और कई लोगों ने उसमें इंटरवेंशन किया था। कई चीजें नहीं आई हैं, गिग वर्कर्स हैं उनका नहीं आया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके कवरेज, हेल्थ की बात हुई, मैंने नहीं सुना सीतारमण जी के भाषण में कि आयुष्मान के दायरे को उन्होंने बढ़ाने का किया या यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ को बढ़ने का किया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी जो अभी नहीं आई है। तो राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर नागरिकों को ये अच्छा लगे, मतदाताओं को अच्छा लगे कि कांग्रेस के विचार कुछ तो सम्मिलित हुए, बाकी बहुत बच गए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। पहला तो उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल है ये बजट, पर उससे पहले उन्होंने लिखा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है।
तो सिंघवी साहब आपसे सवाल ये कि यहीं पे तो आप लोग चूक नहीं गए थे जब घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे। आपने घोषणा पत्र जो बनाया वो कुर्सी बचाओ घोषणा पत्र बनाया, जबकि पहले कुर्सी पाने का बजट बनाना था। ये गड़बड़ तो नहीं हुई थी आपसे? नहीं, प्रयास तो था लोगों के हित का, देश के हित का, राष्ट्र के हित का। देखिए, हम बात आज कर रहे हैं 2047 में विकसित देश बनने की। जी 2040 क्यों नहीं? जी 2037 क्यों नहीं? यानी ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे कि जब देश 100 साल का होगा तब हम विकसित देश बनेंगे। और देखिए, जो विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि 2047 में भी हम विकसित देश नहीं बन सकते जी क्योंकि हमारा विकास दर आज भी 7% 8% पे रुका हुआ है। और अब की जो अनुमान है 6.6 से 7% के बीच में आका जा रहा है। और हमारी पर कैपिटा इनकम जी आज $250 है, $2,500 है। जी और विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए हमको करीब 20 से $25,000 प्रति वर्ष का हमको पर कैपिटा इनकम चाहिए, 10 गुना ज्यादा। तो आप खुद ही देख लें कि हम 7% की दर से अगर बढ़ते हैं तो 20 साल में हम कितना बढ़ पाएंगे? हम 10 गुना बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते। लेकिन देश को, इसी को हम लोग वो लगता है कि राजनीतिक बात है, गुमराह करने की बात सी हो जाती है कि आप जानते हुए बड़े से बड़े विशेषज्ञ, सामान्य विशेषज्ञ, कोई भी गणितकार जोड़ के बता देगा कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ 6%, 7%, 8% है तो क्या 2047 तक आपकी जीडीपी या पर कैपिटल आय इतनी हो जाएगी कि आप विकसित देश की श्रेणी में आ जाओगे? विकसित देश की आज की श्रेणी का जो रेखांकन है वो 20 से $25,000 प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी का है। लेकिन ये कहना फिर हो जाएगा कि आप देश हित की बात नहीं कर रहे, आप तो देशद्रोही हो या क्या हो, पता नहीं क्या बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर निष्पक्ष तौर पे अपन विश्लेषण करें देश हित में, तो कहां हमको फोकस करना है ये बातें सामने आएंगी। बाकी तो प्रस्तुतिकरण है, अपने पक्ष का आपने प्रस्तुतिकरण कर लिया और साथ में ये भी जोड़ दिया कि हम रहेंगे तो 2047 तक देश को विकसित देश बना देंगे, दूसरे नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। एक तो नहीं होगा आज के हिसाब से, कुछ और हो जाए, चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। और दूसरा, पहले क्यों नहीं 2047 तक क्यों? और ये तो 1 साल का बजट है जो 5 साल के लिए रास्ता बना रहा है। 2047 तो बहुत दूर है, बहुत दूर की बात है। तो कुल मिलाकर सिंघवी साहब से जो हमने बातचीत की है, सिंघवी साहब कहते हैं कि एक मिला जुला बजट है, कुछ प्रावधान है जो सराहनीय है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना शेष है। लेकिन सिंघवी साहब की इस दावे के प्रति असहमति है जिसमें इस रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 में विकसित भारत के रूप में दुनिया में स्थान बना लेगा। उन्हें लगता है कि उस तक पहुंचने के लिए बहुत तेज गति से काम करने की जरूरत है और हम जिस गति से चल रहे हैं उसमें 2047 तक इस लक्ष्य को पाया जाना संभव नहीं है। सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस तक संवाद के पहले चरण में इतना ही। दूसरे चरण के लिए